सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने पूर्व में हमारे वीडियो देखे। वीडियो देखने के बाद अनेक हमारे शुभचिंतकों ने हमें यह परामर्श दिया कि जो आजकल योगों का व्यवसायीकरण चल रहा है, यानी मूलभूत एक योग काफ़ी प्रचलित है, वह है काल सर्प योग। इस पर एक वीडियो बनाने का आग्रह खास लोगों ने, मित्रों ने हमसे किया। आज हम उसी वीडियो को काल सर्प योग पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, जो समाज में आम ज्योतिषी इस काल सर्प दोष को लेकर व्याख्या कर रहे हैं या परिभाषा दे रहे हैं, वो परिभाषा ये दे रहे हैं कि राहु और केतु के मध्य जब सातों ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग की संरचना हो जाती है। 7 ग्रह आपको मालूम ही है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यानी राहु और केतु के मध्य में जब ये सातों ग्रह आ जाते हैं तब उनका ये कहना है कि काल सर्प योग की रचना हो जाती है। और काल सर्प की योग की रचना यानी काल यानी मृत्यु, और सर्प यानी सर्प से मृत्यु या सर्प से भय आदि आदि जो होते हैं वो उन्होंने समाज में दे रखे हैं। व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर जब जाता है किसी ज्योतिषी के पास तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वो वर्णन करने लगता है। ज्योतिष वर्ग जो कि प्रखंड लोग हैं, बहुतायत व्यवसायीकरण में आ गए हैं, वो एक नज़र में कुंडली को देखकर सीधे एक योग पर चर्चा कर देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग विराजमान है। यदि कोई विद्वान जातक है और वो पूछ लेता है, आजकल ज्योतिष की जानकारी बहुतेरे लोगों को हो गई है, लेकिन जानकारी कितनी है ये एक अलग विषय है। लेकिन वो पूछता जरूर है कि कैसे हो गया, तो कैसे का वो संसाधन बता देते हैं कि राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह होंगे तो काल सर्प योग की संरचना होगी और हो गई है आपकी कुंडली में। राहु और केतु दोनों अलग अलग हैं। कहानियां कई आपने सुनी भी होंगी कि एक राक्षस था, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत निकला तो उसने अमृत पान करने के लिए देवताओं के मध्य में जा बैठा। सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और इशारा कर दिया कि ये राक्षस है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जो सिर का भाग था वो राहु कहलाया और जो धड़ का भाग था वो केतु कहलाया। कुंडली में अगर आप देखें तो राहु और केतु की स्थिति एक दूसरे से 180 डिग्री पर होती, यानी दोनों पृथक पृथक हैं, एक साथ मिले नहीं हैं। और जब हम सर्प की संरचना देखते हैं या उसको सोचते हैं तो सर्प पूरा एक आकार में दिखता है, कहीं कटान में नहीं होता। और ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये ज्योतिष में छाया ग्रह कहलाए हैं। इनका अपना भौतिक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति आती है कि केवल एक ही नाम दे दिया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और इसके निवारण के लिए आपको नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाना होगा। बहुतायत तो आश्चर्य तब होता है कि बहुत से व्यावसायिक यानी बिजनेसमैन एस्ट्रोलॉजर
अपने यहाँ बाकायदा उसकी बुकिंग करते हैं, क्योंकि सभी को भय दिखाया जाता है। अब 100-200 आदमी को आपने भय दिखाया, अब उनमें से पैसे में जो समृद्ध हैं, अगर 50 लोग भी तैयार हो गए तो उसके बाद आपने एक बस कर ली, बस में सारे संसाधन जुटा लिए या उनको पैकेज दे दिया इत्यादि। एक खूब फलता फूलता व्यापार ज्योतिष वर्ग में खूब चल रहा है कि आइए और काल सर्प दोष नाम का योग जो है अपनी कुंडली में मुफ्त में पाइए। हाँ मित्रों, यदि काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष की जो व्याख्या की गई है, वो व्याख्या का आधार ये है कि राहु से केतु के मध्य में सारे ग्रह होने चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि जो भी ग्रह है, मान लीजिए कि शनि आज की डेट में अपनी कुंभ राशि में है, तो शनि 2.5 साल के बाद पूर्ण करेंगे जब अपनी भ्रमण, तो वो सीधे मीन में जाएंगे, यानी सीधे जाके मीन में जाएंगे। लेकिन वक्री हो गए तो मकर में आ जाएंगे। लेकिन राहु और केतु के साथ में एक स्थिति है कि राहु सदैव वक्री ही रहता है, यानी वक्रगत से चलता है, यानी उल्टा चलता है। आज अगर वो मेष राशि में है तो वो कभी वृष में नहीं जाएगा, वो मीन में ही जाएगा, यानी उल्टी तरफ आएगा, और सारे ग्रह सीधे चलते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कोई भी जो इस योग का प्रतिपादन कर रहे हैं, क्या वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि राहु की डिग्री कितनी है और अन्य ग्रहों की डिग्री कितनी है। यदि एक ही भाव में 2 ग्रह हैं, एक की डिग्री 28 डिग्री है और राहु की डिग्री 2 डिग्री है, तो राहु उस ग्रह को अपना ग्रास कैसे बना लेगा? संभव नहीं है। यही स्थिति केतु के साथ में है। सीधा चलने वाला ग्रह आगे बढ़ेगा, राहु केतु पीछे हटेंगे। ऐसी स्थितियां समाज में बहुतायत पाई जाती हैं। किसी भी सर्वमान्य ग्रंथ में, चाहे वो जातक परिजात हो, बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, सारावली हो, फल दीपिका हो, आदि जो ज्योतिष के सर्वमान्य ग्रंथ हैं, उन किन्हीं ग्रंथों में भी काल सर्प दोष या काल सर्प योग नाम से कोई योग वर्णित नहीं है। यहाँ तक कि ज्योतिष के प्रखंड विद्वान डॉक्टर वी रमन ने भी 300 महत्वपूर्ण योगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। उस पुस्तक में भी सर्प योग नाम से तो योग है, लेकिन काल सर्प योग के नाम से कोई भी योग नहीं है। आकाश मंडल में ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कुछ योगों का निर्माण होता है। उसमें नाभस योग उसे कहते हैं। ये 32 प्रकार के होते हैं। इन 32 प्रकार में एक दल योग होता है। दल योग में 2 योग आते हैं। उसमें से एक योग सर्प योग के नाम से प्रसिद्ध है। सर्प योग यानी 2-3 क्रूर ग्रह जब केंद्र में, यानी चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, जैसे मंगल, शनि या सूर्य, इन भावों में हो, या केंद्र में लगातार 3 स्थानों में ये क्रूर ग्रह हों, तब सर्प योग का निर्माण होता है। सर्प योग यानी जीवन में अनेक परेशानियां, अनेक कठिनाइयां
और सहजता से किसी चीज को न मिलना अपने आप का एक पर्याय है। किसी जमाने में संभवतः सर्प बहुतायत हुआ करते थे, तो सर्प योग से आदमी डरता भी था। अब सर्प कितने हैं? अब आज के युग में अगर हम कल्पना करें तो आए दिन में जो समस्याएं हैं, और जो समस्याएं विकराल रूप से हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक अपने आप की समस्या है। कोई अपने परिवार में अपने परिवारीजन से दुखी है, पिता अपने पुत्र से दुखी है, पुत्र है तो अपने पिता से दुखी है कि उसे धन नहीं दिया जा रहा है, उसकी शौक नहीं पूरी की जा सकती। अगर आप इन सब चीज़ें समस्याओं को, अगर कोई जातक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो बताता है, और वो अगर ये कह दे कि नहीं आपके जन्मांग में तो काल सर्प दोष है, इस वजह से आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही, तो ये पूर्णतः जातक के साथ एक प्रकार की जबरदस्ती की हुई विषय वस्तु है। जैसे कि हम किसी को डरा धमका कर और उससे पैसे वसूल लें। ये काम कौन करता है ये आप स्वयं जान सकते हैं। और आजकल काल सर्प योग के नाम से इतनी ठगी हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ इतनी ठगी हो रही है कि या तो वो ले जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर भय दिखाकर पूजा, आप श्रद्धा से जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, अवश्य जाइए और जाना भी चाहिए, लेकिन भय से पूजा कभी नहीं होती है। भय, और उतना भय क्या है, अगर नहीं कराएंगे तो ये हो जाएगा। जो वहाँ जाने में सक्षम नहीं है, बहुत से कर्मकांडी तो ऐसे भी हो गए हैं जो तालाब के किनारे ही आपकी काल सर्पयोग की पूजा करा दे रहे हैं। तो मित्रों, मेन हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि इस प्रकार की संरचना जो बताई जा रही है, किसी भी सर्वमान्य ग्रंथ में काल सर्प योग नहीं है, केवल सर्प योग है। एक चीज। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि जो आधार बताए जा रहे हैं काल सर्प योग के, पुनः समझ लीजिए कि राहु से केतु के मध्य में सारे ग्रहों का आना काल सर्प योग को बताता है। राहु का मुख यानी उसके मुख में सारे ग्रह उसका ग्रास बनने जा रहे हो, आप इस तरीके की कल्पना लोगों ने दी है। हम मान लेते हैं कि उनकी कल्पना ठीक है, लेकिन जो योग उन्होंने बताए हैं कि सारे योग राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रहों का आना काल सर्प योग बनता है और इससे तमाम समस्याएं आ जाती हैं। अब हम बताते हैं कि काल सर्प योग जो वो बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, उन्होंने जो वर्णित किया है, ऐसे कई जन्मांग हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्मांग देख लीजिए, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं। भाई वर्तमान स्थिति में उनके पास क्या दिक्कत है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली देख लीजिए, सिमता पाटिल की कुंडली देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर की कुंडली देख लीजिए। अगर उनके हिसाब से माना जाए तो उनके यहाँ भी काल सर्प दोष हो। सचिन तेंदुलकर कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये आप सभी जानते हैं। तो मेन हमारा जो आज का चर्चा का बिंदु था वो ये था कि केवल राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाने से ही काल सर्प योग का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार से नहीं होता है। समस्याएं जीवन में किसी और कारण से भी आ सकती हैं। शनि मंगल गलत प्रभाव में है, चंद्रमा गलत स्थान पर बैठा है, सूर्य नीच भाव में है, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन विचार करिए, जब राहु से एक ही स्थान पर
कोई और ग्रह अंशों में बड़ा होगा तो इस योग की परिणति कैसे हो सकती है? संभव नहीं है। आज के युग में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, आज से कुछ दिन समय पहले सूर्य उच्च का था, शनि अपने घर में था, बृहस्पति अपने घर में है। जब सब चीज़ें अपने यहाँ पर स्थिति हैं और केंद्र भाव में स्थित हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ेगा? हाँ, आपने अगर एक विचार बना लिया है कि इनके बीच में ग्रह आएंगे तो काल सर्पयोग की संरचना होगी, ये कहीं पे सिद्धांत रूप में फिट नहीं बैठता है। केवल पैसे कमाने का साधन, लोगों को डराना धमकाना यदि आपका उद्देश्य है तो आप कुछ हद तक उसमें सफल हो सकते हैं। अतएव मेरा सभी से यही कहना है कि अपनी कुंडली को जब भी विवेचन किसी भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर से कराएं तो उनसे ये जरूर पूछें कि काल सर्प योग की परिभाषा कहाँ से उन्होंने प्राप्त की है और किस सर्वमान्य ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा हुआ है तो बाकी जो 7 ग्रह बीच में हैं, क्या उनमें से ग्रहों की जो ग्रेविटी है, उनके अंश हैं, वो उच्च के हैं, नीच के हैं, किस तरीके से हैं, उनका प्रभाव क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस पर विस्तृत चर्चा अवश्य करें। पुनः हम आपको स्पष्ट कर दें, राहु और केतु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। अतः जिसके पास ये बैठेंगे वैसा फल देंगे। राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण, केंद्र आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के साथ अगर बैठते हैं केंद्र या त्रिकोण तो योग कारक होंगे। लघु पाराशरी में श्लोक संख्या 13 और 36 में भी स्पष्ट है कि राहु केतु शुभ भाव में बैठकर योग कारक होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जीवन में परेशानियां हर व्यक्ति विशेष के सामने आती हैं। परेशानियां जीवन का एक अंग हैं। आप स्वयं विचार करें, आज हम चाहें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करें या भगवान कृष्ण की बात करें या शिव की बात करें, सबने कोई ना कोई कष्ट उठाया है और जीवन में कष्ट आए हैं और उसका निवारण हुआ है। अतएव अपने जीवन से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि कष्ट आपके ही जीवन में है, दूसरे के नहीं है। अतएव डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने समस्त ज्योतिष भाइयों जो इस कार्य में कार्य कर रहे हैं, सप्रेम विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और उनका सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं कि कृपया कुंडली का विवेचन करते समय केवल राहु केतु के नाम से और काल सर्प योग के नाम से उनको भयभीत न करें, उनके धन का दोहन न करें, क्योंकि जो धन आप दबाव में डरा धमका के लेंगे उस धन का सदुपयोग आप अपने घर परिवार में भी करेंगे। ऐसा न हो आपके परिवार में, आपके बच्चे के साथ में, आपके परिवार में किसी के साथ में कोई अप्रिय घटना घटित हो। जो सत्य हो उसे बताइए, जो उपाय हो सहजता से हो सकता हो उसको आप बताइए। केवल धन उगाही के लिए ये कार्य मत करिए। और जो आपने योग बताया है, इस टाइप का योग होता है, तो ऐसा योग कई करोड़पतियों और अरबपतियों की कुंडली में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कई उदाहरण दिए हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें
तथ्य जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा आपके पास में हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। जहां तक संभव होगा हम उसका प्रत्युत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि अब आप काल सर्प नाम के योग या दोष से उतना नहीं डरेंगे। अपने नित्य क्रम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे, किसी दूसरे को नहीं सताएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और अपने ईश भक्ति में पूरा ध्यान लगाएंगे। कभी भी आपको किसी प्रकार का खराब योग आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद। राम।